हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। जहां कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और स्टडी करते हैं ओम्स लॉ। ठीक है ना। ओम्स लॉ जो है ये आपका एक रिलेशन देता है किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और उसमें बहने वाली करंट के बीच में। ठीक, तो इसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिस पर हमने एक बैटरी जोड़ी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें फ्लो होने वाली करंट जो है वो आपकी I है। तो ओम्स लॉ जो होता है वो आपका ये कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज जरूर याद रखिएगा कि टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो V और I का रेशियो जो है वो बदल जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट is directly proportional to the applied voltage। यानी कहने का मतलब होता है, अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अप्लाइड वोल्टेज यानी V that is directly proportional to the flowing current in the circuit। अब हमको पता है जब भी हम लोग किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहां पर आपका एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। यहाँ पर आपका कांस्टेंट जो होता है वो R होता है, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी कांस्टेंट को ही हम लोग नेम देते हैं रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस जो है ये आपका, देखिए इसी बात को हम दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और करंट यानी V और I इसका रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, और यही जो आपका रेशियो होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सर्किट का या किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटालिक कंडक्टर का आपका जो होता है वो उस सर्किट पर अप्लाइड वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाली करंट के बीच का रेशियो जो होता है वही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसी को हम लोग अगर ग्राफ के टर्म्स में देखते हैं तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज और करंट के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी फ्लोइंग करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है, और वो इस तरीके से बढ़ती है कि उनका रेशियो हमेशा एक निश्चित मात्रा यानी कांस्टेंट आता है, और अगर हम उनको एक ग्राफ पर ड्रॉ करें तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे कंडक्टर जिनका VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर यानी ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और उनका VI ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो आपके कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर। और ऐसे कंडक्टर जिनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व लाइन हो जाए वो आपके हो जाते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर। और ये जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं ये आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन ओहमिक कहा जाता है। अब यहीं पर आपका एक टर्म आता है जैसे रेजिस्टेंस, तो हमने आपको बताया रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है ओम, OHM लिखते हैं, या इसका एक सिंबल होता है ये। यही आपका रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। दो प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो आपको याद रखना है ओमिक कंडक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है और जिसका VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं यानी उनका जो VI ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन होता है, वो आपके कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बाद अब आते हैं जैसे हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का चेंज हो सकता है यानी वेरिएबल होता है, तो उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं या फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसमें आपके 3 फैक्टर मेनली होते हैं जो किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला आपका होता है लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा आपका होता है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा आपका होता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए तीन चीजों पर डिपेंड करता है आपका, लेंथ ऑफ द वायर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। इसमें से जो आपका नेचर ऑफ मटेरियल है वो आपका मैथमेटिकली कैलकुलेटिव नहीं होता है, लेकिन बाकी दो चीजें जो होती हैं, जो लेंथ और एरिया होता है, ये आपके कैलकुलेटिव होते हैं। तो हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। तो लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जो आर होता है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। इक्वेशन फर्स्ट, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसी रेशियो में आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है 1/8, यानी एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाता है आपका कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, अगर एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप डिफरेंस समझिएगा। जहां पर भी दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसका मतलब होता है कि अगर पहली चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। इनवर्सली में क्या होता है, अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम यही रिलेशन, यानी आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं L/A। जब भी हमने पढ़ा है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो आपका जो आर रेजिस्टेंस होता है ये हो जाता है रो L/A। अब यहाँ पर ये जो रो है इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, और ये जो होता है ये आपकी कहलाती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल की बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को हम लोग डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होती है वो आपकी रेजिस्टिविटी कहलाती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर आपकी रेजिस्टिविटी घटती या बढ़ती है, अलग अलग होती है। तो जो आपका रेजिस्टिविटी होती है इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है ओम मीटर, और इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब होता है कि हम एक या एक से ज्यादा, ठीक है ना, एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को एक साथ इस तरीके से कंबाइन करें ताकि हम कोई एक डिजायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को गेन कर सकें, जो कि हमारे सर्किट के लिए यूजफुल होता है। अब हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करते हैं तो रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कल हमने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमेशा करंट सेम रखता है, करंट सेम होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने कल भी आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज में हम जब भी किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो उस पूरी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट हमेशा सेम रहती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम होता है। तो हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ना। एंड टू एंड का मतलब होता है जहां पर पहले रेजिस्टेंस का एंड होगा वहीं से दूसरे रेजिस्टेंस का ओरिजिन होगा। इसी प्रकार से आगे जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल में 3 जोड़े हैं, आप 3 से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, केवल 2 को जोड़ सकते हैं। जितने रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं आप उतने जोड़ सकते हैं, और इसके द्वारा हम इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये पूरा सर्किट जब हमने इस तरीके से जोड़ा है तो पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
और इसको हम लोग फाइंड करते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक फार्मूला डिराइव होता है, उसको भी डिराइव करेंगे। सेम उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़े जाते हैं कि सभी रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे और एक ही पॉइंट पर आपके एंड होंगे, तब वो रेजिस्टेंस आपके क्या कहलाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं। इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की ओर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया कि जब भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनमें रेजिस्टेंस जो करंट जो होती है सॉरी वो आपकी सेम होती है, यानी जो करंट आई यहाँ पर फ्लो हो रही है वही करंट यहाँ पर जाएगी, वही करंट यहाँ पर आई और वही सेम करंट यहाँ पर जाएगी। लेकिन हर जंक्शन पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा। अगर इसके अक्रॉस V1 है तो इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आपका होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर हम मान लेते हैं, एज्यूम करें कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के स्थान पर एक टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट को मानते हैं, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर आपका एक R इक्विवेलेंट है ना। अब चूंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उस R इक्विवेलेंट को हम RS से रिप्रेजेंट करते हैं। S का मतलब हो जाएगा आपका सीरीज। तो अगर हम कहें कि इस पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाने का मतलब हो जाएगा कि जो V होगा V इज इक्वल टू ओम्स लॉ आपका होता है V इज इक्वल टू IR। तो टोटल इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करें V बराबर, तो वो हो जाएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर हम केवल इतने की बात करें इसमें V और I है ना, R1 आपका दिया गया है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर V1 क्या होगा, V1 बराबर आपका हो जाएगा IR1। सेम उसी तरीके से अगर हम दूसरे रेजिस्टेंस R2 की बात करें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा V2 वो हो जाएगा IR2। सेम V3 के अक्रॉस जब जाएंगे तो IR3। अगर इससे ज्यादा हो तो आप IR4 और भी आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम IR इक्विवेलेंट में यहाँ से देखिए तीनों में I आपका कॉमन है, I कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और ये I आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टोटल R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती है। ये आपका एक डेरिवेशन है कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो सभी अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। सेम इसी तरीके से हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब डिराइव करते हैं तो हमने आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूरे के अक्रॉस कितना रहेगा, सेम रहेगा, यानी जो V है वही रहेगा। लेकिन करंट जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ से आपकी जो करंट आई जा रही है, अब चूंकि यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है तो ये करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें करंट आपके I2 जा रही है और इसमें करंट I3 जा रही है ना। तो अब तीनों में करंट अलग अलग जा रही है। ये तीनों जो करंट है वो I के ही तीन पार्ट डिवाइडेड हुए हैं, यानी टोटल करंट I जो होगी वो आपकी क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जैसे हमने R इक्विवेलेंट यहाँ पर माना था कि इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका R इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पैरेलल में भी मान लेते हैं कि अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है तो ओम्स लॉ के हिसाब से देखिए, ओम्स लॉ क्या कहता है आपका V बराबर IR। तो अगर हम यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो I बराबर आपका क्या आएगा, V अपॉन R। तो देखिए अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें इक्विवेलेंट के टर्म्स में तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। और पहले रेजिस्टेंस यानी जो R1 रेजिस्टेंस है इसमें जाने वाला जो करंट होगा I1, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज तो V ही है, केवल क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस। तो हम लोग I1 बराबर क्या निकालेंगे, V अपॉन R1 प्लस I2 में क्या निकालेंगे, V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो V अपॉन R3। अब इन तीनों से जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V और V कैंसिल। तो जो आपका रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब एक प्रैक्टिकल चीज की हम बात करते हैं
कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये आपका डायरेक्टली सम होता है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है यानी बड़ी होती है। लेकिन जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा इन तीनों से कम आता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा इन तीनों का डायरेक्टली सम होता है, इसलिए ये हमेशा बढ़ेगा यानी ज्यादा होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि उनके इनवर्स का सम होता है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा छोटी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपका एक प्रैक्टिकल चीज होती है जिसका यूज हम लोग अपने कॉमर्शियली या अपने हाउस होल्ड में हर जगह पर करते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। हीटिंग इफेक्ट दोनों, देखिए हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। सेम उसी तरीके से हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है और कई जगहों पर ये एनर्जी वेस्ट करता है, इसलिए ये इसको हम लोग अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। अब आता है कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। जब भी किसी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो करती है ना किसी भी मेटालिक कंडक्टर से, तो आपने देखा होगा कि वो मेटालिक कंडक्टर जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। वो हीट प्रोड्यूस क्या होता है, कैसे होता है? जैसे जब हम लोगों ने पढ़ा है या हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका करंट होता है या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर आप चार्ज को फ्लो करा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पर वर्क डन कर रहे हैं, और वही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है या कह सकते हैं हमें मिलता है। तो वही जो वर्क डन हम करते हैं, जितना वर्क डन हम किसी भी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में करते हैं, वही उसके द्वारा प्रोड्यूस क्या होता है, हीट एनर्जी होती है, या उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी भी सर्किट पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है ना, और उसमें करंट I प्रोड्यूस हुई, तो V इज इक्वल टू IR। ये जो आपका होता है ये आपका क्या है, ओम्स लॉ है, जो हमें V और I के बीच में रिलेशन बता रहा होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड थिंग कि जो वर्क डन होता है W, है ना, वर्क डन किसी भी चार्ज को ले जाने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में डन होता है, वो आपका होता है Q, चार्ज इंटू V, चार्ज इंटू V। वर्क डन जो आपका होता है वो Q इंटू V। अब Q बराबर बात करते हैं, Q आपका क्या होता है, Q और I में रिलेशन होता है, Q इज इक्वल टू IT, I आपका करंट और टाइम आपका T, यानी किसी भी अगर सर्किट में T टाइम तक करंट फ्लो हुई है तो इसका मतलब हमने वहां पर Q चार्ज जो है वो फ्लो कराया, और Q चार्ज को फ्लो कराने में वर्क डन कितना हुआ, Q इंटू V। अब हम Q की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारा जो वर्क डन आएगा W वो आपका आएगा V इंटू I इंटू T। और हमने आपको बताया कि जो वर्क डन होता है वही आपका वर्क डन जो होता है वही आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। तो जो आपकी हीट एनर्जी होती है H कह सकते हैं, या कहीं कहीं बुक में U से आपको मिलेगा, U बराबर VIT, ये आपकी हीट एनर्जी होती है। अब केवल एक फार्मूला नहीं होता है VIT हीट एनर्जी का, इसको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब ये VIT है, इसी इक्वेशन में V इज इक्वल टू अगर हम IR पुट कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा I स्क्वायर R इंटू T। अगर इसी इक्वेशन में हम I इज इक्वल टू V बाई R पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन H बराबर बनेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो देखिए यहाँ से आपके हीट एनर्जी के आपको तीन फार्मूले मिलेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से, या तो आप लिख दीजिए H बराबर VIT, या I स्क्वायर RT, या V स्क्वायर अपॉन RT। अब क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से हमें यूज करना है, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, केवल करंट और रेजिस्टेंस दिया गया है टाइम के साथ तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया गया है टाइम के साथ तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीट एनर्जी के आपके तीन फार्मूले होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका हम प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर करते हैं। तो अगर हम इसके यूज की बात करें तो आप देखते हैं जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी इसी इफेक्ट पर कार्य करता है। ठीक, सेकेंड आपने एक बहुत ही कॉमन चीज जो आपके घरों में वायरिंग के समय यूज की जाती है जो होता है फ्यूज। फ्यूज जो होता है वो भी आपके हीटिंग इफेक्ट पर ही कार्य करता है। अब बात आती है कि फ्यूज जो होता है ये होता क्या है, ये किस लिए यूज किया जाता है।
फ्यूज ये हमारे घर की वायरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और जब भी हमारे घरों में जो सप्लाई होने वाली करंट होती है अगर अचानक से बढ़ जाती है ना, तो फ्यूज वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और सप्लाई को रोक देता है और हमारे घरों में यूज होने वाले हाउस होल्ड अप्लायंसेस को जलने से या बस्ट होने से या शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का कार्य करता है। दूसरी बात, आपसे फ्यूज में पूछा जाता है कि फ्यूज किस तरीके के सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, तो याद रखिएगा फ्यूज आपका एक लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो जो आपका फ्यूज होता है वो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट और एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक। और इसका काम क्या होता है, हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स को शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है। जैसे ही करंट हमारे सर्किट में ज्यादा आती है ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, और जैसे ही इसका हीटिंग इफेक्ट से इसका टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। आजकल या कह सकते हैं मॉडर्न में हम लोग फ्यूज की जगह एक और नई टेक्निक आती है MCB, इसका यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये काम वही होता है, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। MCB जो होती है, फ्यूज जब होता है, फ्यूज जब एक बार जैसे क्या कहते हैं आपका शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है, फ्यूज जब वायर मेल्ट हो जाता है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है। MCB में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही आपकी करंट जो होती है आपके हाउस होल्ड सर्किट में एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा होती है, MCB जो है सर्किट को ब्रेक कर देती है, हम उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। यही आपका MCB का काम होता है जो आजकल फ्यूज के स्थान। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर, ठीक। पावर क्या होता है, तो देखिए पावर की आपकी जो डेफिनेशन होती है, एक आप डेफिनेशन पढ़ते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है ना। और दूसरी चीज आपकी जो होती है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी अप्लायंस है ना कितनी एनर्जी को या पर यूनिट टाइम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड जो होता है वही आपकी उस अप्लायंस की पावर कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर होता है P = W/T, और वर्क डन जो होता है, हमने अभी आपने इससे जस्ट पहले टॉपिक पढ़ा है कि वर्क डन जो होता है वो हीट एनर्जी या एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो हीट एनर्जी जो होती है वो होती है I²RT, और इसके अपॉन T कर दीजिए तो आपका एक वैल्यू आ जाएगा, P बराबर क्या आएगा, I²R। तो पावर जो होता है वो I²R, या हमने पढ़ा था कि देखिए पावर हीट एनर्जी के तीन आपने फॉर्मूले पढ़े, I²RT, एक आपका होता है VIT, अगर हम इसके साथ अपॉन T कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा V/I, और अगर हम P = V²/R × T और इसके अपॉन T करेंगे तो आपका पावर का एक फॉर्मूला आएगा V²/R। एक सर्टेन एग्जांपल होता है पावर, ठीक। पावर की जो यूनिट होती है, देखिए यहाँ से देखिए ये वर्क है, ये टाइम है। वर्क की यूनिट आपकी होती है जूल पर सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो आपकी जो पावर है उसकी यूनिट जो आपकी होती है वो क्या होती है, जूल पर सेकेंड। लेकिन आपके एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, जिन्होंने पावर को लेके बहुत ज्यादा काम किया, तो इसलिए उनके सम्मान में, ऑनर में इसकी एक और यूनिट दे दी गई, वॉट। और वॉट आपकी एक छोटी यूनिट होती है, कई जगहों पर हम इससे बड़ी यूनिट किलोवाट और भी ज्यादा चीजें यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट जो होता है वो आपका 1000 वॉट होता है। और एक कॉमन टर्म हम लोग यूज करते हैं HP, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद करिएगा। और इसके तीन फार्मूले होते हैं I²R, VI या V²/R। यूनिट आपकी होती है जूल पर सेकेंड, वॉट, और कन्वर्जन होता है किलोवाट और हॉर्स पावर। ये फर्दर आपकी जो यूनिट्स होती हैं उनको यूज करते हैं। एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट, इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं
पावर रेटिंग, पावर रेटिंग। इसका एक कॉमन एग्जांपल आप लोग अपने घरों में अप्लायंसेस में देखते हैं। कोई भी अप्लायंस जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप लाते हैं तो उस पर उसके नाम के साथ साथ कुछ वैल्यूज लिखी गई होती हैं। जैसे लिखा होता है 60 वाट एंड 220 वोल्ट। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यही आपकी दिखाती है पावर रेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि उस अप्लायंस को 220 वोल्ट पर या 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो वो 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। यही उसकी क्या होती है? पावर रेटिंग होती है। तो जितनी पावर रेटिंग कम होती है वो सब्सटेंस उतनी ही कम एनर्जी को यूज करता है, यानी वो एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंस होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हमेशा उसकी पावर रेटिंग को ध्यान में देते हैं, कितने वॉट का है, कितने वोल्टेज पर वो ऑपरेट होगा। हमारे इंडिया में जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 220 वोल्ट है, क्योंकि हमारे घरों में यही सप्लाई आती है। हाँ, अप्लायंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई 60 वाट का होता है, 10 वाट के बल्ब होते हैं, 15 वाट के होते हैं, कुछ आपके किलोवाट्स में भी आते हैं। ये आपके होते हैं पावर रेटिंग, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखिए, जो आपकी जूल होती है एनर्जी की यूनिट, ये आपकी बहुत स्मॉल अमाउंट होती है, स्मॉल अमाउंट होती है। तो स्मॉल अमाउंट होता है तो हम लोग कॉमर्शियल टर्म्स में एक नया टर्म यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं KWH, यानी किलो वाट आर। ये आपकी किलोवाट आवर जो होती है ये आपकी कॉमर्शियल यूनिट होती है, जो आपके घरों में मीटर्स में आपकी यूनिट्स आती हैं। इसी को हम लोग जनरल बोलचाल की भाषा में यूनिट केवल कहते हैं। जैसे हम लोग अपने मीटर का बिल बताते हैं, कहते हैं ना 50 यूनिट आया है, तो 50 यूनिट नहीं होती है, 50 यूनिट का मतलब होता है 50 किलोवाट आवर। अब ये 50 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? एक कंफ्यूजन जो अक्सर बच्चों से दिमाग में रहता है, यहाँ पर वाट शब्द लगा होता है किलोवाट, लेकिन कभी पूछा जाता है कि किलोवाट आवर ये जो यूनिट है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? तो याद रखिएगा ये पावर की यूनिट नहीं है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। और एक इसमें कन्वर्जन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है, ठीक है ना, वो कितने जूल के बराबर होता है। तो जब इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और 1000 वाट आर है, एक आर को हम 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो सबको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 36, और 1 2 3 4 5 जीरोस आएंगे आपके, और इसको जब हम लोग और छोटा करेंगे तो ये आपका आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यही आपका टोटल एनर्जी होता है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब हम लोग जो आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसका में एक फार्मूला कॉर्नर जो आपको रिवीजन के समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम देगा, जो हम लोगों ने दोनों वीडियोस में पढ़ा है, पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में, उसमें जितने भी फार्मूले यूज हैं उनको एक जगह पर हमने कंक्लूड किया है। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस V आपका होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी W/Q। करंट I इज इक्वल टू Q/T। ओम्स लॉ आपका होता है V इज इक्वल टू IR। और जो आपका रेजिस्टेंस और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू होता है रो L/A, जहां पर R रेजिस्टेंस, रो आपकी रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द, और A जो होता है वो आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। थर्ड, हीटिंग इफेक्ट, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो I2RT या VIT या V²/R इंटू T। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार यूज करेंगे। और पावर जो होता है वो I²R, VI या V²/R। इतनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके फार्मूले के रूप में है। आज की वीडियो यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को नॉलेज रिफ्लेक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।